हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइजरबा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज़ डिस्कशन और काफ़ी अच्छे और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को देखने जा रहे हैं। आई होप आप लोग सारे न्यूज़ को अच्छे से पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। बच्चों, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रही हूँ, करंट अफेयर्स हम भूल जाते हैं बिकॉज रोज़ नए नए न्यूज़ आते हैं। इसीलिए रिविजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों को बता दें कि नोट्स बनाने में जो भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, प्लीज़ वो परेशान ना हो। नोट्स के लिए इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये बात आपको नोट करना है। जो भी फैक्ट है जो आपको लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी न्यूज़ हम इम्पॉर्टेंट ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो चीज़ें न्यूज़पेपर की कटिंग में लिखी हुई हैं, वहाँ से आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनना है और उसको लिख लेना है। लेकिन जो स्लाइड्स आपको दिखते हैं न्यूज़ की कटिंग के अलावा, जो स्लाइड्स बने होते हैं पीपीटी में, उसमें आपको ये देखना है कि हाँ, ये इसके बारे में लिखा हुआ है, ये क्या है, ये कब हुआ। तो ये सारी बातें हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप उसको 3 से 4 लाइन में लिख लेंगे तो वो आपके पास एक रिपॉजिटरी बन जाता है, आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। आप जब चाहे आसानी से उसका रिवीजन कर सकते हैं। जिनके पास समय नहीं है, जो लोग वर्किंग हैं, वो पीडीएफ को ज़रूर देख लिया करें, आते जाते पीडीएफ को रिवाइज कर लिया करें। ऐसा नोट्स बनाना इसलिए कहा जाता है ताकि आप अपने नोट्स से रिवीजन आसानी से कर पाए। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो जो आपको पीडीएफ दिया जाता है डेली, हमारे क्लास के जो भी बच्चे हैं उनके लिए है ये, वो प्लीज़ उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है डिस्कशन। कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, और अगर शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात होगी। तो देखिए, हमारे डिस्कशन का जो पार्ट है, करंट अफेयर्स के साथ हम लोग पूरा जीएस के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। आज हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करेंगे और यूएनएससी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, उसको डिटेल में देखेंगे और कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो रहता ही है, आप सभी लोग इसको सॉल्व भी करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला न्यूज़ है AGM-88 हार्म, HARM हार्म। इसके बारे में व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, ये क्या है। तो ये एक मिसाइल है और ये न्यूज़ में इसलिए आया बिकॉज AGM-88 हार्म मिसाइल को यूएस ने यूक्रेन को भेजा है, ठीक है ना। यूक्रेन को सप्लाई किया है। यूक्रेन न्यूज़ में क्यों है, आप लोगों को मालूम ही होगा। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को आज कई महीने हो गए, मुझे लगता है ना, 2 या 3 महीने हो गए हैं अराउंड। तो ये लड़ाई जो है, ऐसा लग रहा था शुरू में कि 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन की हालत भी कुछ अब सीरिया टाइप ही कर दिया गया है, या यूँ कहें कि अफ़गानिस्तान जैसे जहाँ जहाँ पे भी लड़ाई हुई है और लंबे समय तक वो लड़ाई चलती रही, वही हालत अब यूक्रेन की भी हो गई है। यूक्रेन एक बहुत ही समृद्ध देश हुआ करता था आज से कुछ महीने पहले। वहाँ पे आपको पता होगा कई भारतीय रहते थे, पढ़ते थे, और मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन बहुत जाना जाता था। यूक्रेन की खूबसूरती भी काफ़ी अपने आप में जानने वाली थी। लोग वहाँ घूमने जाते थे, टूरिस्ट प्लेस था। लेकिन आज वहाँ पे यूक्रेन में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तहस नहस हो गए हैं। वहाँ के कई शहर, बड़े बड़े शहर वहाँ के तहस नहस हो गए हैं। तो आप लोग यूक्रेन का जो पूरा एरिया है, मैप है, उसको ज़रूर देखेंगे। जो शहर वहाँ पे तबाह हुए हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे कि यूपीएससी में कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल दोनों में आपको देखना है यूक्रेन का। ज्योग्राफिकल में हमें वहाँ पे अगर कोई ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट आइलैंड, सी और माउंटेन कुछ भी ऐसा है तो वो देखना होगा। और जियो पॉलिटिकल टर्म्स में जो भी वहाँ के शहर हैं, उनकी बाउंड्री कौन से कंट्री से टच हो रही है, तो ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो हार्म के बारे में बात करते हैं। हार्म AGM-88 ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये आपका कहाँ पे आएगा न्यूज़ में, तो जब हम बात करेंगे AGM-88 हार्म की, तो ये मिसाइल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है ना। पेपर 3 में है, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन जब हम बात न्यूज़ की करेंगे ना, तो वो जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, क्योंकि हम आईआर की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात कर रहे हैं। अब बाकी लोग, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इस न्यूज़ को हम दोनों पेपर में लिखें। जैसे कुछ लोग अलग अलग कॉपी बनाए होंगे या एक ही कॉपी में कैटेगराइज किए होंगे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो हम बात यहाँ पे मिसाइल की कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यूपीएससी ये सवाल पूछेगी कि हम AGM-88
कौन से देश ने किसको भेजा था, नहीं, वो ऐसा नहीं पूछेगी। वो क्या पूछेगी, ये जो मिसाइल है ये कौन से देश का है, ये कैसा मिसाइल है। तो इसका मतलब है इसके बारे में जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको हम साइंस टेक में ही नोट करेंगे सिर्फ। हाँ, मेंस में अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो समहाउ यूएस का इंटरफेरेंस है अदर कंट्रीज़ में, या इस तरीके से इनको एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं अगर आपको याद रहे तो। AGM-88 हार्म जो है वो एयर टू सरफेस मिसाइल है, ये लाइन आपको ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। और साथ में ये हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, एक ये एयर टू सरफेस मिसाइल है और दूसरा ये हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। दोनों बातें इसको दिमाग में रखेंगे। और इसको डेवलप कहाँ किया गया है, टेक्सास में, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, विच इज़ फ्रॉम यूएस। और इसकी जो फाइटिंग रेंज है वो 150 किलोमीटर की है, 150 किलोमीटर की है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे आपके हिंदी में भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, नोट डाउन कर लीजिए। मैंने क्या बोला, 3 पॉइंट पर मैंने जोर डाला है ना, एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला 150 किलोमीटर की फाइटिंग रेंज है, और तीसरा मैंने बोला ये हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है, चौथा यूएस ने इसको बनाया टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने। तो ये 4 पॉइंट अपने नोट्स में लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया गया है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि AGM-88 हार्म एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, इसको आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आपसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट, ऑप्शन चूज करना है इनकरेक्ट वाला। जैसे अगर आपको मालूम है कि ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है तो ये सही स्टेटमेंट हुआ, ये इनकरेक्ट नहीं हुआ, तो आप आंसर में 1 को एलिमिनेट करेंगे, 1 को आप हटा देंगे। 1 इसमें है, 1 इसमें है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखेंगे 2, क्या अब आंसर हमें ऐसे भी 2 स्टेटमेंट है तो निकल करके आ गया। अब देखेंगे क्या दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इट इज़ सरफेस टू एयर मिसाइल। अगर ये सही होता तो हमारा आंसर क्या होता, डी, कि इनमें से दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि गलत एक भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये सरफेस टू एयर नहीं बल्कि एयर टू सरफेस मिसाइल है तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, केवल 2। पूछा क्या गया है, कौन सा गलत है। याद रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके भी आपको सीखते जाने हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ताइवान को लेकर के रोज ही कुछ ना कुछ न्यूज़ में है, और इस वजह से फिर से एक बार आपका जो साउथ ईस्ट का रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, साउथ चाइना सी है, ये सब लोकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए कुछ लोकेशंस को देखते हैं। अभी चाइना ताइवान आमने सामने आने वाले हैं, और दोनों एक दूसरे को अपनी ताकत का अंदाज़ा करवाना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना डोमिनेंस फील करवाना चाहते हैं। खास करके चाइना अपना डोमिनेंस ताइवान को फील कराना चाहता है। ताइपाई जगह कहाँ पर है, आपको प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आएगा कि ताइपाई, तो ताइपाई इज अ कैपिटल ऑफ ताइवान, याद रखना है, ठीक है। देखिए लोकेशन, ये जो पूरा एरिया है दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, प्लीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट बातों को दिमाग में रखेंगे। यहाँ पर आपका देखिए इंडिया है, ये रहा इंडिया का हिस्सा, इंडिया के बाद इधर म्यांमार है, म्यांमार के बाद आप देख रहे हैं थाईलैंड, थाईलैंड के बाद लाओस, लाओस के बाद यहाँ पे कंबोडिया है, ठीक है, और ये वियतनाम। तो कई बार क्या होता है कि आपको सीरीज अरेंज करने के लिए दिया जाता है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो इसमें याद रखेंगे कि आपको अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो पहले थाईलैंड आएगा, फिर लाओस, और उसके बाद यहाँ पे वियतनाम, ठीक है। यहाँ पे कंबोडिया नीचे की तरफ है, याद रखेंगे। और ये आपका पूरा साउथ चाइना सी वाला रीजन है, ओके। ताइवान का हिस्सा ये रहा, और ताइवान चाइना के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है, ताइवान और चाइना के बीच में जो स्ट्रेट है उसके बारे में मैंने आपको 2 दिन लगातार बताया है, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे फटाफट से, ठीक है। तो बाकी इस लोकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशन है अपने मैप को खोलेंगे। आई होप सभी के पास ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आ गया होगा, अगर नहीं है तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद आप पूरा ये लोकेशन देखिए, चाहे मोबाइल में देखिए, कंप्यूटर में देखिए, लैपटॉप में देखिए, किताब में देखिए, बट ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखेंगे। अब इसी पर जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है जो कि मैपिंग पर है। पार्सल आइलैंड,
पाराटास आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड, ये 3 आइलैंड हैं। इसको आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। नॉर्थ क्या हुआ ऊपर वाला, ठीक है, और साउथ क्या हुआ नीचे वाला, ठीक है ना। तो आप इसको अरेंज करिए उत्तर से दक्षिण की दिशा में, ऐसे आना है, ठीक है। अब बताइए पहले पार्सल पड़ेगा, पहले पाराटास पड़ेगा, या फिर पहले आपका स्पार्टली पड़ेगा, कौन सा आएगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके अपना आंसर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 2, यानी पहले प्रटास पड़ेगा, फिर पार्सल, फिर स्पार्टली। इसको लोकेशन में देख लीजिए, यहाँ पर है, ये पूरा इसी रीजन में सारे आइलैंड हैं। चाइना के यहाँ ऊपर में ये जो हिस्सा आपका है, ये प्रटास आइलैंड यहाँ पर है। उसके बाद परासल है। परासल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। परासल आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पार्टली आइलैंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोकेशन हम देखेंगे नॉर्थ से साउथ, तो इस तरीके से पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सीख रहे हैं, है कि नहीं? यस और नो आंसर कीजिए, यस और नो। आप लोग जो क्वेश्चन में कैसे गेस करना है, अगर इनमें से हमें कोई भी एक आइलैंड दिमाग में आता कि यार स्पार्टली सबसे नीचे आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट में स्पार्टली है उसमें जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन है जहाँ पे कि सबसे लास्ट में पड़ता है। अब वहाँ पे थोड़ा सा गेस करेंगे तो हम 50-50 अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना पड़ेगा आप लोगों को। आइए अगला न्यूज़ देखते हैं, वो भी गाजा का है। गाजा का न्यूज़ हमने कल भी डिस्कस किया था। अब इंडिया खबरों में आ चुका है। इंडिया ने गाजा में हुए वायलेंस को एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं निगरानी में लाने की कोशिश की है, सबके सामने लाने की कोशिश की है। और यूनाइटेड नेशंस की मीट में इंडिया ने गहरा कंसर्न जताया है गाजा में हुए वायलेंस को लेकर के। तो गाजा कहाँ पर है, कौन से देश में गाजा स्ट्रिप पड़ता है, हमने डिस्कस किया था ना, डू रिमेंबर? तो गाजा के बारे में भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, जहाँ पे इंडिया ने कंसर्न जाहिर किया है। तो यूनाइटेड नेशंस का तो नाम आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र का नाम आप जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ पे कई सारे देश हैं। कितने मेंबर कंट्रीज हैं टोटल? यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज हैं, नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज क्या हैं, वो मुझे कमेंट करके बताइए। 191, 194, 198, 200 कितने हैं? ऑप्शन बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं यूएनएससी की। जब हम यूएन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, तो इनके 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें आईटीओ और ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उसी में एक है यूएनएसई, याद रखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरा है यूएनजीए, इस तरीके से है। तो हम आज बात करेंगे यूएनएससी के बारे में। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? देखिए, सिक्योरिटी में नाम ही पड़ता है सुरक्षा। तो जहाँ पे सुरक्षा शब्द आ जाता है ना, आप समझिए कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा। आप देखते हैं ना, होम मिनिस्ट्री के पास कितना पावर होता है। होम मिनिस्ट्री, भारत की होम मिनिस्ट्री की बात कर लीजिए, होम मिनिस्टर बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उनके पास पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। भारत की सिक्योरिटी उनके हाथ में होती है। तो जब भी हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे, तो वो एक बेहद इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है यूएनएससी के अंदर, वो 15 हैं। याद रखिए, यूनाइटेड नेशंस में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अलग हैं, और उसी में से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं। 15 में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। 5 अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं, चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष में उनका इलेक्शन होता है, उनको चुना जाता है 10 का। लेकिन 5 जो देश हैं, नाम याद रखिए, चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट। ये 5 ऐसे कंट्रीज हैं, देश हैं, जो इसके परमानेंट मेंबर हैं। तो कोई अगर परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या मतलब है? क्या इनके पास कुछ अलग अधिकार हैं? क्या भारत के पास वो अधिकार नहीं जो 5 परमानेंट देशों के पास हैं यूएनएससी के? तो बिल्कुल सही, जो 5 देश हैं, जो 5 कंट्रीज हैं, परमानेंट कंट्रीज हैं, इनके पास होता है वीटो पावर, ठीक है। वीटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जो भी लोग अजमेशा सर के गाइडेंस में हैं या उनका सेमिनार देखते हैं, तो सर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है वीटो का।
वीटो शब्द जो है इसका मतलब होता है रोक, रोक लगाना, वीटो लगा दो। सर क्या बोलते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे ख्याल आ रहे हैं जो आपको निगेटिव डायरेक्शन में लेकर के जाते हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, यूपीएससी से दूर भगा रहे हैं, आईएएस बनने से डरा रहे हैं, तो आप ऐसे सोच पर, ऐसे थॉट पर वीटो लगाइए, है ना। तो वो वीटो शब्द आपको ऐसे याद रखना है कि वीटो होता क्या है। अब यहाँ जो देश हैं 5 परमानेंट कंट्रीज हैं, इनके पास भी वीटो पावर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जब भी मन करेगा ना, ये किसी एक चीज़ पर रोक लगा सकते हैं। तो ये कैसी चीज़ पर रोक लगा सकते हैं? क्या ये भारत में आके भारत के किसी कानून पर रोक लगा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत जो हमारा सुरक्षा परिषद है, जैसे अभी भारत ने एक मुद्दा उठाया है गाजा स्ट्रिप के वायलेंस का, वहाँ पे तो जब इस सिक्योरिटी काउंसिल पर कोई बात सामने रखी जाती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक टेबल है, सभी लोग बैठे हैं आपस में, 15 लोग, आइए इमेज के जरिए जानते हैं, यहाँ ये टेबल हमारा, इस पे लोग बैठे हैं। अब यहाँ पे कोई बात रखी गई सामने कि भाई इसराइल में ऐसा हो रहा है, क्या किया जाए इसके लिए, ऐसा वैसा। अब यहाँ पे जो 5 परमानेंट देश है ना, ये इस पर वीटो लगा सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि इस बात पर डिस्कशन ही नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये डिस्कशन को ही रोक सकते हैं। अब जैसे ही वीटो लग गया तो उस बात पर कोई चर्चा आगे नहीं की जाएगी, उस बात को वहीं पर रोक दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अधिकार है, एक बहुत बड़ा पावर है, वीटो पावर, जो कि मात्र 5 देशों के पास है। और आज के समय में ये बात सामने आ रही है कि आखिर इन्हीं 5 देशों को ये वीटो पावर क्यों दिया जा रहा है। देखिए, जब ये वीटो पावर दिया गया था, जब यूनाइटेड नेशंस बना था, तब का जो साल था वो 1945 का था, है ना, 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद ये सिक्योरिटी, इसकी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होती है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। तब यही 5 देश थे जो कि लाइमलाइट में थे, और इनको ही कहीं ना कहीं एक पावरफुल कंट्रीज के तौर पर देखा जा रहा था। इसीलिए इन 5 देशों ने ही इनको पूरा कानून को बनाया, सब कुछ किया और अपने खुद को वीटो पावर दिया, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या डिमांड हो रही है? डिमांड ये है कि बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी डिजर्व करते हैं, राइट। तो इसका कुछ नुकसान भी तो है। वीटो का क्या नुकसान है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें 2011 में सीरिया, जैसे अभी यूक्रेन की हालत है ना, सोचिए सीरिया की भी हालत ऐसे कैसे बनी होगी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लड़ाई झगड़ा और ये सब शुरू होता है। यहाँ पे वीटो लाने की कोशिश, मतलब जो ये पूरा रेजोल्यूशन उसको लाने की कोशिश की गई, तो चाइना और रशिया दोनों ने इस पर वीटो लगा दिया कि इसको लाया ही नहीं जाएगा, बैठक में बातचीत ही नहीं होगी। इजराइल पे यूएस 42 टाइम्स वीटो लगा चुका है, मतलब अनलिमिटेड वीटो है भाई, कोई वहाँ पे रोक टोक नहीं। और याद रखिएगा, अगर 5 में से किसी एक ने वीटो लगा दिया ना तो बात खत्म है। ऐसा नहीं कि 4 लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं मानेंगे आपकी बात, ये रूल ही नहीं है। अगर किसी ने वीटो लगा दिया मतलब लगा दिया। तो अब यूएस की बात कर लें तो उसने अकेले ने 42 बार इजराइल के मामले में वीटो लगा चुका है 1972 से। पैलेस्टीन को आज तक फुल मेंबरशिप नहीं दी जा सकी है यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि इसके लिए यूएनएससी का फुल सपोर्ट होना ज़रूरी है। फुल सपोर्ट, जो यूएनएससी के मेंबर्स हैं उनका फुल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसमें जो मेंबरशिप है वो नहीं दिया जा सकता यूएन में। आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना जो मैं बता रही हूँ। और एग्जाम्पल और देखिए, चाइना और ताइवान का चल रहा है ना मामला, तो चाइना ने भी आज तक ताइवान को यूएन का मेंबर बनने ही नहीं दिया, है ना, क्योंकि ताइवान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता सॉवरेन कंट्री के तौर पर, और इसलिए ताइवान को अभी तक मेंबर बनने ही नहीं दिया यूएन का, है ना, यूएन का, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही सारे जो वीटो राइट्स हैं, इसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव फैक्ट्स हैं जिसको आपको मैंने यहाँ बताया है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एकमात्र ऐसी बॉडी है यूएन की जिनके पास बाइंडिंग पावर है। जो भी रेजोल्यूशन पास होगा यूएनएससी में उसको आपको बाध्यकारी रूप से मानना पड़ेगा, है ना। तो यूएनएससी मैंने क्या बोला, एक यूएनजीए की बैठक अलग होती है, यूएनएससी की बैठक अलग होती है। अब यूएनएससी में जो बातचीत होगी, चूंकि एक सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, तो यहाँ पे जो भी बात फाइनल होगी उसको आपको बाध्यकारी रूप से मानना पड़ेगा अगर आप इसके मेंबर कंट्री हैं तो, ठीक है। और जो नॉन मेंबर कंट्रीज चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, देखिए जो यूएनजीए है उसका इलेक्शन जो है वो हर 5 साल में होता है, ठीक है, मतलब हर 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुना जाता है हर साल, याद रखिएगा। अब ये चुना कैसे जाता है, तो इसमें अफ्रीका और एशियन स्टेट से 5 मेंबर कंट्रीज को लिया जाता है,
एक मेंबर कंट्री ईस्टर्न यूरोप स्टेट से आते हैं, 2 लैटिन अमेरिकन स्टेट से आते हैं और 2 वेस्टर्न यूरोप और बाकी जगह से आते हैं। तो ये जो पूरा बनता है 15 लोगों का समूह ना, इसमें यही बात है कि भाई ये कंपोजिशन बहुत लॉजिकल और रैशनल नहीं है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। जो भी मेंबरशिप का तरीका है, चाहे वो परमानेंट नॉन परमानेंट है, उसको बदला जाना चाहिए। अब बाकी एलिजिबल कंट्रीज हो चुके हैं, जिनमें आप भारत को ही देख लीजिए, भारत के पास कितनी जनसंख्या है। यूनाइटेड नेशंस अभी ओवरऑल ग्लोबल इमर्जिंग पावर है भारत, है ना। उसके बाद भारत की ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत बहुत बड़ा है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से 3rd इमर्जिंग कंट्रीज के में से एक है। तो इंडिया के पास ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि भारत को बनाया जाना चाहिए परमानेंट मेंबर, और उसके लिए भारत लगातार प्रयास में लगा हुआ है। और इसी में आप पढ़ेंगे G4 कंट्रीज के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। G4 कंट्रीज कौन है? G4 वो देश हैं जो परमानेंट मेंबरशिप यूएन में चाहते हैं, यूएनएससी में चाहते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है। स्टेटमेंट पढ़िए, शांति से पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। आंसर सामने लिखा हुआ भी है। अब देखिए, हम लोग गाज़ा की बात कर रहे थे ना, गाज़ा में वायलेंस को ही मुद्दा बनाया गया है। तो देखिए, ये इजराइल का पूरा लोकेशन है। इजराइल में मैंने कल बताया था, यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है और ये बॉर्डर इधर इजिप्ट से भी लगता है थोड़ा सा। ये वेस्ट बैंक है, तेल अवीव यहाँ पे है, गोलन हाइट्स सीरिया, और यहाँ इजराइल, उधर लेबनान और इधर जॉर्डन, ठीक है। तो देखिए, जो गोलन हाइट्स है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीरिया और इजराइल के बीच में जो टसल चलता है, वो गोलन हाइट्स की वजह से भी के लिए भी चलता है। तो गोलन हाइट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो कई बार आपको क्या होगा, यहाँ भी नॉर्थ से साउथ का अरेंजमेंट करने के लिए पूछ लिया जाएगा, तो इसीलिए इसको आप दिमाग में रखेंगे। अच्छा, अगर हम ओवरऑल देखें, पूरे इस रीजन को देखें दूर से, तो हमें इजराइल कहाँ पर दिखाई देता है? फिर से बोल रही हूँ, इंडिया का ये मैप गलत है, इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम मैप को देखेंगे तो इजराइल कहाँ है, ढूंढिए। सबसे पहले आपको ढूंढना है मेडिटेरेनियन सी। तो देखिए, यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, और ये रहा पिंक कलर का ये इजराइल, ठीक है। तो भारत से देखेंगे तो इजराइल इतनी दूर पर है, लेकिन भारत और इजराइल का संबंध बहुत ही अच्छा है, याद रखिएगा। ये है रेड सी वाला हिस्सा, इधर पर्शियन गल्फ, ये अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल। पिक्चर बनना चाहिए दोस्तों, इधर कैस्पियन सी, ब्लैक सी, सारे लोग मैपिंग रोज देखिए, डरिए मत। आपको कब याद हो जाएगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। बस डेली 5 मिनट मैप देख लीजिए और कुछ मत कीजिए। जिनका भी सपना जितना स्ट्रांग है, उनको मैं कह रही हूँ 5 मिनट 10 मिनट जरूर देखिए मैप डेली। ओके, देखिए ये रहा यहाँ पर इजराइल। आई होप क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों को, ठीक है। एक सवाल इस पर है, आपको बताना है मेडिटेरेनियन सी में कौन कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करती है। ऑप्शंस आर गिवन देयर, देखिए ऑप्शन और आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल है, इसरो ने लॉन्च किया था अभी SSLV, और इसमें 2 सैटेलाइट्स को भेजा गया था। क्या ये सक्सेसफुल हुआ, पार्शियल सक्सेसफुल हुआ या फुल हुआ? इसको आइए देखते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, ये जो भेजा गया मिशन, ये लॉन्च तो हो गया, ठीक है ना, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ? तो पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि लॉन्चर व्हीकल से लॉन्च तो हुआ। ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV से लॉन्च किया गया। 2 सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-2 और आज़ादी सेट, 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो EOS-2 जो है, इसका काम क्या था? इसको ऑब्जर्विंग सैटेलाइट था, ये मॉनिटरिंग वगैरह करना, क्लाइमेट वगैरह की जानकारी देना, ये सब इसका काम था। लेकिन जहाँ पे इसको लगाया जाना था ना ऑर्बिट में, वहाँ पर ये प्लेस नहीं हो पाया। ये मिसाइल से अलग हुआ और ये खो गया, ठीक है ना। तो आधा मतलब लॉन्च हो गया, लॉन्चिंग पर्पस सही रहा, बट जाके जो प्लेस करना था वो नहीं हो पाया। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट है जिसको आप लोग देख लेंगे, साइंस टेक का पार्ट होगा ये। इसमें हम लोग, मैंने आपको बता दिया, EOS और आज़ादी सेट को भेजा गया था, ठीक है, लेकिन ये प्लेस हो नहीं पाया। EOS जो था वो 135 किलोग्राम का था, जबकि आज़ादी सेट सिर्फ 8 किलोग्राम का था। और ये वहाँ पे जो इक्वेटर के थोड़े ही ऊपर पे 37 डिग्री पे इसको प्लेस किया जाना था, बट ये प्लेस नहीं हो पाया। तो पूरा मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा, कुछ गड़बड़ी आ गई, ठीक है। तो कुछ फैक्ट हैं, इसको भी आप लोग लिख लेंगे। और एडवांटेज क्या है SSLV? देखिए, कई तरीके के लॉन्चर व्हीकल होते हैं। लॉन्चर व्हीकल क्या, जिससे कि सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, भेजते हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रेन, बस, ट्रक ऐसे होते हैं, वैसे ही
लॉन्चर वैकिंग में जो भी सैटेलाइट है उसको लॉन्च करके उस ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है। तो SSLV भी एक लॉन्चर व्हीकल है, और SSLV हो गया, PSLV हो गया, GSLV हो गया, अलग अलग तरीके के लॉन्चर व्हीकल्स हैं। इसको हम लोग आगे देखते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मैं पॉसिबल होगा तो न्यूज़ डिस्कशन करूंगी, नहीं तो हो सकता है कि कल सेशन हम लोग ना ले पाए। वैसे आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट अगर बिजी शेड्यूल हुआ तो फिर कल की छुट्टी रह सकती है। अगर आएगा तो आपको न्यूज़ नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो फिर रक्षाबंधन मनाइए अच्छे से। कुछ लोग आज मना रहे होंगे, कुछ लोग कल मनाएंगे। सभी लोगों को, मेरे सभी भाई बहनों को जो भी मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, और आगे एग्ज़ाम के लिए कि आपका अगला रक्षाबंधन जो और ज़्यादा खुशनुमा हो, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका हो, जो भी लोग एग्ज़ाम देंगे, है ना, और आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हों, तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लगा सेशन कमेंट में बताइए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।